अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 81 हीरे की ख्वाहिश। लैला कुछ देर तक यूं ही उन पेपर्स को हाथ में लिए सोचती रही। क्या कोई इतना मतलबी भी हो सकता है? उसका दिल चाहा कि इन पेपर्स में लिखी गई बातों को अभी के अभी जाकर सुजॉय से कंफर्म करे, लेकिन अगले ही पल जैसे दिमाग ने उसे टोका। हर बात का एक सही वक्त होता है लैला। अगर तुम चाहती हो कि सुजॉय को अभी के अभी जाकर कुछ भी अनाप शनाप बोल दो तो ये सही नहीं होगा। इसलिए खुद को कंट्रोल करो और पहले ये अच्छे से तय कर लो कि तुम्हें उसे क्या क्या बोलना है। उन कुछ ही पलों में लैला को अच्छे से एहसास हो गया था उसे खुद को संभाले रखना था, ताकि सुजॉय के इस धोखे पर वो उसे आईना दिखा सके। लैला ने उन पेपर्स को वापस उनकी जगह पर रखा और स्क्रिप्ट के बिना ही वापस लौट आई। सुजॉय ने उसे ऐसे खाली हाथ देखा तो नागवारी से बोला, क्या हुआ, तुम्हें भी नहीं मिली? लैला ने उसे गहरी शिकायती नजरों से देखा और इनकार में सिर हिला दिया। तब सुजॉय खुद से उठकर शाह साहब के केबिन की तरफ बढ़ गया। एक काम एक्स्ट्रा बोल दो तो वो किसी से नहीं होना। वहीं तो रखी थी स्क्रिप्ट की कॉपी, उसे जमीन निकल गई, आसमान खा गया। वो बड़बड़ाते हुए जा रहा था, जबकि इधर लैला का मन अब भी उन पेपर्स पर लिखी बातों पर ही था। सुजॉय के उठने के बाद अब वहां पर सिर्फ कबीर और दिव्या ही बचे थे। उन पेपर्स की वजह से लैला का मूड बेहद खराब हो चुका था। बावजूद इसके उसकी नजर कबीर के चेहरे पर पड़ी तो जैसे वहीं ठहर कर रह गई। कल देखी गई उसकी फिल्म का किरदार जैसे एकदम से लैला के सामने आ खड़ा हुआ था। ख्यालों में उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उस फिल्म में कबीर किसी और से नहीं बल्कि खुद लैला से प्यार भरी बातें कर रहा हो। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। यहाँ तक कि वो मुस्कुराहट सामने बैठे कबीर और दिव्या से भी छुपी नहीं रह सकी। कबीर ने उसे टोकते हुए कहा, मिस लैला, क्या बात है, आप ऐसे खुद में ही मुस्कुरा रही हैं? लैला ये सुनते ही जैसे होश में आई। उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, सॉरी, वो कुछ बात याद आ गई थी। तब दिव्या ने उस पर तंज कसते हुए कहा, कबीर सर, दरअसल कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि जो हम असल लाइफ में हासिल नहीं कर पाते उन्हें ख्यालों में सोचकर ही खुश हो लेते हैं। शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला हो। दिव्या की ये बात सुनकर मुस्कुराती हुई लैला का चेहरा कुछ सपाट हो गया। फिर कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने डायरेक्ट दिव्या की आंखों में देखते हुए कहा, मिस दिव्या, कोई भी चीज हमें हासिल भी तभी होती है जब हम सोते जागते उसे अपने ख्यालों में जीते रहते हैं। अब जिन्हें हीरे की ख्वाहिश ही ना हो, जो आंखें हीरे के ख्वाब ही ना देखे, उन्हें हीरा मिले भी तो क्यों? लैला का जवाब सुनकर जहां कबीर के होठों पर एक दबी दबी मुस्कुराहट बिखर गई थी, वहीं दिव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तिलमिलाई हुई दिव्या को लैला की बात का जवाब देने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। तभी एडी ने दिव्या और कबीर को शॉट के लिए बुला लिया। उधर सुजॉय ने उसे स्क्रिप्ट लाकर दे दिया था, तो वो स्क्रिप्ट के पेपर्स लिए मेकअप रूम में चली आई थी। इस तरफ भीड़ भाड़ कम होने की वजह से लैला अपने ज्यादातर रिहर्सल यहीं किया करती थी। उसका शॉट लंच के बाद था, इसलिए स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने के साथ साथ उसने अब भी अपने मन को कबीर के बारे में सोचने की खुली छूट दे रखी थी। हालांकि अपने दिलो दिमाग की इस हालत के बारे में सोच सोचकर लैला को हंसी भी आ रही थी। न जाने उसने खुद को कल से लेकर आज तक कितनी ही बार डांटा समझाया भी था, लेकिन दिल था कि जैसे उसे कबीर को सोचने के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कबीर के बारे में सोचते हुए उसे अम्मा का ख्याल आया। हे भगवान, मैं कबीर सर को याद करने के चक्कर में अम्मा को फोन करना ही भूल गई। अभी तो शूटिंग में देर है, क्यों ना मैं यहीं पास के बूथ से ही अम्मा को कॉल कर लूं। सोचते हुए उसने स्क्रिप्ट अपने बैग में रखी और बूथ की तरफ चली आई। बूथ पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पहले से कोई आदमी बात कर रहा है।
लैला उकताहट भरे अंदाज में वहीं खड़ी फोन खाली होने का इंतजार करने लगी। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई। उसने चौंक कर बात कर रहे शख्स को देखा। वो और कोई नहीं बल्कि मुकेश था। और ठीक वही पल था जब मुकेश ने भी उसे पलट कर देखा। लैला झट से दूसरी तरफ मुड़ गई। लैला का दिल धक से रह गया था। हे भगवान, ये तो मुकेश है, नंद जी का दोस्त। कहीं ये मुझे पहचान न ले। एक बार फिर लैला का दिल मुकेश को देखते ही डर सा गया। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना पता नहीं ये इंसान मुझे पहचान कर कहीं नंद जी को खबर ना कर दे। सोचते हुए उसने वापस जाने के लिए अपने कदम मोड़ लिए। तभी मुकेश ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे मैडम, मैं बस रख ही रहा हूँ, 2 मिनट, फिर आप बात कर लेना। तू इसकी बात मत सुन लैला, तू यहाँ से निकल ले। तभी जैसे उसे ख्याल आया, 1 मिनट, अगर ये बंदा मुझे पहचान सकता तो शायद पहली बार में ही पहचान लेता। ये इसने मुझे तीसरी बार यूं ऐसे सामने से देखा है, लेकिन इसने अब तक नहीं पहचाना, तो इससे इस तरह क्यों डरना। नॉर्मल रह लैला, जब तू खुद अपने मेकओवर के बाद खुद को नहीं पहचान पा रही है, तो ये मुकेश जिसने तुझे बस कुछ देर के लिए ही देखा है, वो तुझे कैसे पहचान सकता है। लैला के दिमाग में ये बात आनी थी कि जैसे सब कुछ बदल सा गया। उसने पलटकर मुकेश को देखा और एटीट्यूड भरे लहजे में बोली, ओके। कुछ ही देर में मुकेश फोन रखकर चला गया तो लैला ने चैन की सांस ली और फिर अम्मा को फोन लगाकर अपने पिछले फ्लैट छोड़ने से लेकर अब तक की कहानी कह सुनाई। अम्मा ने फिक्र जताते हुए कहा, बेटा, जो भी करना अब सोच समझ कर करना। हाँ हाँ अम्मा, अब तो पहले से भी ज्यादा सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जितने लोग मिलते हैं सबके सब कोई ना कोई सबक देकर ही जाते हैं। वैसे हाँ, मैं किसी दिन आपको लेने आऊंगी और आपको उस पूरे दिन मेरे साथ ही रहना होगा, ठीक है ना? मैं जरूर आऊंगी बेटा, कहकर अम्मा ने कॉल कट कर दिया था। तब लैला वापस सेट की तरफ लौट आई। अम्मा से बात करके अब उसका मन थोड़ा हल्का लग रहा था। लैला वापस आकर मेकअप रूम में बैठी शूट शुरू होने का इंतजार कर रही थी। तभी कबीर ने वहां आते हुए कहा, मिस लैला, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कबीर को ऐसे अपने सामने देखकर न जाने क्यों लैला की धड़कन बेतरतीब सी हो गई। वो जिसको लगातार सोचे जा रही थी, उसे अपने सामने देखकर शायद उसका ये सब महसूस करना गलत था भी नहीं। उसने कबीर से नजरें चुराते हुए कहा, क्यों, कोई काम था क्या कबीर सर? कबीर को लैला का बर्ताव सुबह से ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसने इस बारे में कुछ ना कहते हुए अपनी बात कही। मैं सोच रहा था, अब जब तुम अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो ही गई हो तो कुछ जरूरी काम भी कर ही लो। कबीर की बात सुनकर लैला ने अपनी ही आंखों में दुनिया भर की हैरानी समेटकर पूछा, कैसा जरूरी काम? पहला काम तो ये कि तुम सबसे पहले फोन का कनेक्शन ले लो, और दूसरा ये कि अब जब तुम्हारे पास फुल टाइम काम है तो तुम्हें एक असिस्टेंट रख ही लेना चाहिए, ताकि वो तुम्हारे शूटिंग वगैरह को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके। क्योंकि कबीर कपूर के साथ काम करने के बाद अब इतना तो श्योर है कि तुम्हारे पास ऑफर्स की कमी नहीं होने वाली, इसलिए अपने लिए एक अच्छे से असिस्टेंट का इंतजाम कर लो। कहकर कबीर उसके एक्सप्रेशंस देखने लगा। लैला ने उसकी बातें ध्यान से सुनते हुए ओके कहा तो कबीर फिर फौरन ही बोल पड़ा, बल्कि मेरी नजर में कुछ लोग हैं भी, अगर तुम चाहो तो मैं उनमें से किसी एक से तुम्हारे लिए बात कर सकता हूं। ये सुनते ही लैला ने जल्दी से कहा, नहीं कबीर, मेरी नजर में पहले से ही एक नाम है। ये कहकर लैला ने एक नजर कबीर के चेहरे पर डाली। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ही उसने ये बात कही तो कबीर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। जहां तक लैला उसे समझने लगी थी, उस हिसाब से उसे अपनी बात नकारा जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी कबीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम पहले से किसी का नाम सोच कर बैठी हो तो कोई बात नहीं,
फिर मैं ऐसा करता हूँ कि अश्विन को फोन के लिए एप्लीकेशन देने बोल देता हूँ। लैला ने धीरे से मुस्कुराकर हामी भरते हुए कहा, हाँ ये सही रहेगा। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उसे मन ही मन इस बात की भी खुशी थी कि कम से कम इस बार उसने कबीर की बात नहीं काटी। कबीर उससे बातें करके जा ही रहा था कि तभी लैला की नजर उसके जूतों पर पड़ी। उसने एकदम से पुकारा, कबीर सर। उसके पुकारते ही कबीर सवालिया नजरें लिए पीछे मुड़ा। तब लैला कुछ कदम चलकर उसके करीब आई और उसके पैरों के पास झुकने लगी। कबीर की समझ में नहीं आ रहा था कि लैला ये क्या करने जा रही है। अब तक लैला घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठकर कबीर के पूरी तरह से खुल चुके शूलेस को बांधते हुए बोली, ये फीते खुल गए थे, आप गिर सकते हैं। कहकर बांधते हुए वो फिर सीधी खड़ी हो गई। कबीर ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, शुक्रिया मिस लैला, और वहां से चला गया। लेकिन ये सब वहीं दरवाजे के पास खड़ा सुजॉय भी देख चुका था और यही वजह थी कि अब उसके बर्दाश्त की हदें टूटने लगी थी। इधर नरेन के सेट पर आज सेलिब्रेशन का माहौल था, क्योंकि आज यहां सब शूटिंग के दौरान ही माया कपूर का बर्थडे मना रहे थे। नरेन, आंचल और अरुण के लिए आज माया का बर्ताव काफी सरप्राइजिंग था। वो आज अपने हमेशा वाले रूप से एकदम अलग सी नजर आ रही थी। उन लोगों को और भी शौक तब लगा जब माया ने उन्हें अपने पास के ही रेस्टोरेंट में लंच पर चलने कहा। फिर एकदम लाइट माहौल में हंसी मजाक करते हुए सब लंच करने आ गए थे। अचानक से माया ने उनसे पूछा, तो गाइज, तुम लोग कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताओ। किसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, किसका कौन बॉयफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड की बात आते ही नरेन ने अपनी नजरें चुरा ली थी, जबकि आंचल ने कहा, मैम हम तो अभी तक सिंगल हैं। तब माया ने चौंकते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे मुमकिन है? तुम लोग यंग हो, जोश से भरे हो, उसके बाद भी सिंगल हो। भाई फिर तो लानत है तुम लोगों के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से होने पर। पता है यहाँ लोग इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो काम मिलने के बाद इसी बात की सबसे ज्यादा खुशी होती है, अब वो सिंगल नहीं रहेंगे। और तुम लोग हो कि अभी तक यूं ही पड़े हो। माया का इतना ओपन माइंडेडनेस देखकर तीनों हैरान थे। तब माया ने आगे कहा, अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम लोगों का कोई प्लान नहीं है तो मैं तुम लोगों के लिए पैर देखती हूँ और तुम लोगों को अपने खर्चे से डेट पर भेजूंगी। ये बात सुनते ही आंचल ने नरेन की तरफ देखा और बोली, मैम आप हमारे लिए जो भी प्लान बनाना, नरेन को एक्सक्लूड करके बनाना। ये बात सुनकर माया ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, अच्छा लेकिन वो क्यों? तब आंचल ने हंसते हुए बताया, क्योंकि नरेन की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के बिना कोई पार्टी अटेंड नहीं करता। माया को इस बात पर हंसी आ गई। उसने नरेन की चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा तो कहाँ है नरेन की गर्लफ्रेंड? नरेन ने कुछ हिचकिचाते हुए सुहासिनी के पुणे में रहने का बताया। तब माया ने कहा, ओहो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। उसकी बात सुनकर नरेन ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। तब माया ने कहा, वैसे बी केयरफुल नरेन, हमने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल होते हुए बहुत कम देखा है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि जितना जल्दी हो सके उसे भी यहीं बुला लो। वैसे पुणे में क्या करती है वो? नरेन ने सुहासिनी के कोर्स और फिर प्रोजेक्ट के बारे में बताया। तब माया ने कहा, उसे तो यहाँ बंबई में होना चाहिए था। I mean, यहाँ होने से कहीं ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है ना। फिर वहां बैठकर अपना टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? उसे प्रोजेक्ट की वजह से रुकना पड़ गया था मैम, वो खत्म होते ही वो यहाँ आ जाएगी। नरेन ने कहा तो माया ने मुस्कुराते हुए कहा, वो जब यहाँ आए तो मुझसे मिलवाना जरूर। इसके बाद माया एक बार फिर से अरुण और आंचल के साथ हंसी मजाक की बातें करने लगी। साथ ही वो लोग अपना लंच भी फिनिश करने में लग गए। फ्लैट चेंज करने की वजह से लैला को कुछ जरूरी सामान भी लेने थे,
और वैसे भी अब फिल्म कंप्लीट होने में कुछ ही हफ्ते बचे थे, इसलिए उसने बेहतर यही समझा कि उसे सुजॉय से अगला चेक मांग लेना चाहिए। यही सोचकर वो उस दिन की शूटिंग खत्म होते ही सुजॉय के केबिन में आ गई। फिर उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, वो सुजॉय साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। लैला के मुंह से यह सुनना था कि उसने उठते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे दे देता हूं। कहकर उसने ड्रॉर से चेकबुक निकाला और उस पर साइन करके लैला की तरफ बढ़ाते हुए बोला, वैसे भी अब तो तुम्हें पैसों की जरूरत पड़नी ही थी, क्योंकि तुम्हें अब कबीर कपूर का स्टैंडर्ड जो मेंटेन करना है। वैसे क्या कबीर सर तुम पर पैसे खर्च नहीं करते? उन्होंने तुम्हें सिर्फ यूं ही रखा हुआ है। न जाने कौन सी जलन थी सुजॉय के सीने में कि वो एक बार फिर से लैला के बारे में इतनी घटिया बात कह गया। उसकी बात सुनकर जैसे गुस्से की एक तेज लहर लैला के पैरों से चलती हुई सिर तक पहुंच गई। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।